रशियन लिटरेचर की बात हो और दोस्तोयेवस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये किताब सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकी, मोरालिटी, सोसाइटी और हमारे एग्जिस्टेंस के ना प्रोफाउंड क्वेश्चंस को उठाती है। दोस्तोयेवस्की ने ये किताब 1866 में लिखी थी और तब से लेकर अब तक ये किताब रशियन लिटरेचर के ना मुकुट की तरह है, वहाँ पे बैठी हुई है, विराजमान है। इस किताब को पढ़े बिना ना कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने दोस्तोयेवस्की को पढ़ा है। दोस्तोयेवस्की जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट लेते थे। उनको ना दिमाग के अंदर झांकने में बड़ा मज़ा आता था कि एक अगर इंसान ऐसा कुछ कर दे तो उसके बाद उसके दिमाग में क्या क्या खुराफात होती है, क्या क्या खेल शुरू होते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है रास्कोल्निकोव, उसकी ना एक थ्योरी थी। उसकी थ्योरी ये थी कि यार, मैं अगर कोई क्राइम कर दूँ और उस क्राइम को जस्टिफाई कर दूँ ये कहकर कि ये तो मैंने लोगों की भलाई के लिए किया है, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए किया है, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो इन मॉरल लॉज से ना ऊपर होते हैं। ये मोरालिटी उनके लिए नहीं होती है। जैसे कि इस कहानी के अंदर एक पॉन ब्रोकर होती है, ओल्ड लेडी, और वो बहुत ही ग्रीडी होती है। बेसिकली रास्कोल्निकोव को तो यही लगता है कि बहुत ही ग्रीडी होती है, बहुत ही बुरी लगती है लोगों को। तो उसको लगता है कि अगर मैं इसको मार देता हूँ तो एक तरीके से मैं पुअर लोगों की मदद ही कर रहा हूँ, इसको एलिमिनेट करके मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, उसको ये लगता है। और एक दिन वो इस थ्योरी को टेस्ट करने के चक्कर में बड़ा डरा होता है, उसमें बहुत परेशान होता है, काँप रहा होता है अंदर से, लेकिन स्टिल वो ये कर बैठता है, वो उसको मार देता है। अब खेल यहीं शुरू होता है। अब बेचारा ये सोच रहा था कि मैं इस क्राइम को जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा अपने एक्शन को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो गिल्ट होता है वो उसको खाने लग जाता है अंदर से, दीमक की तरह। उसको लग रहा था कि नॉर्मल होगा सब कुछ, मैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ, वो इंटेलेक्चुअल होता है, काफ़ी एसेज वगैरह लिखता रहता है इधर उधर। एक एक्स स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण छोड़ दिया सब कुछ। अब गरीबी तो ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअली एरोगेंट होना बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो इतना एरोगेंट होता है, उसको लगता है कि मैं कर लूँगा रैशनलाइज, लेकिन फंस गया बेचारा। अब उसने जो कांड किया है वो उसको परेशान करने लग जाता है, उसका सबकॉन्शियस उसको जीने नहीं देता। अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा है तो आपको पता होगा इड, ईगो और सुपर ईगो। तो बेसिकली इड और सुपर ईगो की लड़ाई चलने लग जाती है। इड बेसिकली ये होता है हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है, हमारा जो रियल डिज़ायर होता है, जैसे कि भूख, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना। और सुपर ईगो हमारा जो होता है वो समझ लो हमारा मोरल कंपास जैसा होता है, जो हमें गिल्ट देता है, जो हमें तकलीफ देता है कि ये क्यों किया, ये गलत क्यों किया। वो जज होता है बेसिकली, ठीक है। अब नेचुरली जो इड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, उसको वो इंस्टिंक्ट पे काम करता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, वो रैशनल। तो होता ये है कि वो इस इड के चक्कर में तो मार देता है, ठीक है, उस बूढ़ी औरत को, लेकिन उसका सुपर ईगो उसको जीने नहीं देता। उसका सुपर ईगो उसको गिल्ट देना शुरू कर देता है। अब इस गिल्ट के कारण क्या होता है कि ये गिल्ट जो होता है मैनिफेस्ट बड़े अलग अलग तरीके से होता है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया दोस्तोयेवस्की ने। अब हमारा जो ये रास्कोल्निकोव है ना, इसके दिमाग में मोनोलॉग चलने लग जाते हैं, इनर मोनोलॉग, कोई देख तो नहीं रहा। अब आप ना हाइपर कॉन्शियस हो जाते हो, हाइपर अवेयर हो जाते हो, आप लोगों के एक्सप्रेशन देखने लग जाते हो। इसको पता तो नहीं चल गया मैंने क्या किया है, कहीं को शक तो नहीं हो रहा मुझ पर कुछ, कहीं मैंने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया, अगर मैंने ऐसे एक्ट किया तो क्या होगा। अब इससे बच नहीं सकते क्राइम करने के बाद, अनलेस आप साइकोपैथ हो। तो गिल्ट बेसिकली दोस्तोयेवस्की कह रहे हैं इनएविटेबल है, ये आना ही आना है, आप कुछ भी कर लो। जिसके अंदर कॉन्शियस होगी थोड़ी सी यार, वो तो बिल्कुल ऐसा होगा कि उसको गिल्ट आएगा ही आएगा। फीवर आने लग जाता है बंदे को, हेलुसिनेट करने लग जाता है, दिन में हेलुसिनेट कर रहा है, अलग अलग तरीके के सपने आ रहे हैं, परेशान सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लर सी हो गई है इसके लिए रियलिटी, बहुत परेशान चल रहा है। दोस्तोयेवस्की ने दूसरा ये दिखाया है कि देखो रशिया का जो माहौल था उस वक्त, कितनी गरीबी थी, अल्कोहलिज्म देखने को मिलता है, एक बार का सीन भी है, मैं वो नहीं करूँगा आपके लिए स्पॉइल वगैरह, पर एक कैरेक्टर मिलता है इसको, बड़ा नशेड़ी होता है, बाद में मर जाता है सॉरी स्पॉइल कर दिया। लेकिन वो जो कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर जो होता है वो अल्कोहल के नशे में इतना डूब जाता है कि वो अपनी फैमिली तक से दूर हो जाता है, वो अपनी फैमिली तक से प्यार नहीं कर पाता, उन्हें दुख दे रहा होता है। ये जानते हुए कि वो उसको दुख दे रहा है, फिर भी वो मजबूर होता है क्योंकि अल्कोहल ने उसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया होता है। अब रशिया को जो माहौल पेंट कर रखा है ना दोस्तोयेवस्की ने, वो क्वेश्चन उठाता है कि क्या सोशल कंडीशंस के कारण जो ये कंडीशंस अराइज हो रही हैं, क्या इसके कारण एक इंसान मजबूर हो जाता है क्राइम करने पर। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तोयेवस्की, बताओ क्या रास्कोल्निकोव ने अपनी गरीबी के कारण वो कांड किया। लेकिन दोस्तोयेवस्की जो है वो इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि भाई तेरे पास तो फ्री विल भी है, अगर तू इंटेलेक्चुअल है तो, अगर तू पढ़ता लिखता है तो तेरे पास इतना दिमाग तो होना चाहिए ना, तेरे पास चॉइस तो तब भी रहेगी ना, चाहे कुछ भी हो सिचुएशन,
एक इंसान के पास एटलीस्ट इतना तो होता है, उसके पास चॉइस होती है कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा, लेकिन फिर भी रास्कोलनिकोव गलत रास्ता अपनाता है। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं सोशल कंडीशंस को कि भाई इनके कारण मैंने कर दिया। ऐसे तो हर जगह जहाँ गरीबी है वहाँ पे जो बुरे लोग होंगे वो जस्टिफाई कर देंगे अपने एक्शंस को कि भाई यहाँ पे तो गरीबी है, इसी कारण मैंने इसको लूट लिया या मैंने चोरी चकारी कर ली। अब दोस्तोवेस्की ने रशियन नाइलिज्म के ऊपर भी अटैक किया इस किताब के अंदर। रशियन नाइलिज्म में बेसिकली ना ट्रेडिशनल गॉड को, रिलीजन को ना रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि साइंस वाइंस आ गया था, ठीक है, लोग रैशनल बातें कर रहे थे, तो एक तरीके का नाइलिज्म आ रहा था। उस नाइलिज्म के कारण क्या हो रहा था कि लोगों के अंदर ये भावना आ गई थी कि अगर भगवान नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो हमारे हर एक्शन जस्टिफाइड है। भाई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है, सही और गलत कोई नहीं डिसाइड कर रहा, तो मैं डिसाइड करूँगा सही गलत क्या है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तोवेस्की ने इसमें दिखाया है कि जो ये नाइलिज्म होता है ना, ये केओस की तरफ ही आपको ले जाएगा। अब अपना जो ये रास्कोलनिकोव होता है, ये भी कुछ ऐसा ही होता है, नाइलिस्ट ही होता है एक तरीके से। उसका जो आर्क है बेसिकली, अगर आप पूरी बुक को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वो नाइलिज्म से किस तरीके से रिडेम्पशन की तरफ जाता है, वो किस तरीके से फेथ की तरफ जाता है। एक करेक्टर के ज़रिए, उसकी एक बेसिकली गर्लफ्रेंड ही होती है, सोनिया नाम होता है उसका। जो सोनिया होती है वो बाइबल वगैरह पढ़ती है, ठीक है, गॉड में विश्वास वगैरह रखती है, तो वो उसकी मदद करती है बाद में। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तोवेस्की ने दिखाया है कि नाइलिज्म जो है ना, वो बर्बादी की ओर ही ले जाएगा। तो आखिर में ना आपको कोई ना कोई ऑर्डर तो चाहिए। दोस्तोवेस्की ने दिखाया है कि सिर्फ रीज़न के दम पे ना आप जी नहीं सकते ज़िंदगी, नहीं तो नाइलिज्म की तरफ ही आप जाएंगे। सिर्फ रैशनलाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको फेथ की ज़रूरत भी है। ये दो पहिए की गाड़ी की तरह है ज़िंदगी, यहाँ फेथ और रीज़न दोनों को साथ साथ रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फेथ को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे ना, तो कुछ हाल रास्कोलनिकोव जैसा हो जाएगा। मोरल नाइलिज्म में आप गिर जाएंगे, जहाँ पर आपको समझ ही नहीं आएगा सही और गलत मैं चूज़ कैसे करूँ, और उस चक्कर के अंदर आप ऐसे ऐसे कारनामे कर बैठेंगे कि बाद में गिल्ट और रिमोर्स आपको परेशान कर देगा। तब आपको चाहिए होगा एक सहारा, एक रोशनी। दोस्तोवेस्की के हिसाब से वो रोशनी जो है रिलीजन में मिलती है, गॉड की तरफ मिलती है, और सोनिया वही काम करती है, रास्कोलनिकोव को रास्ता दिखाती है। दोस्तोवेस्की दिखा रहा है कि देखो, जो ये पनिशमेंट की बात करते हो ना, ये सिर्फ लीगल नहीं होती है। अगर तुमने कोई कारनामा कर दिया, कोई कांड कर दिया, तो ये इंटरनल पनिशमेंट भी होगी एक तरीके की। तुम्हारा जो कॉन्शियंस होगा तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें मार देगा, तुम्हें खा जाएगा। कभी तुमने कोई गलत काम करके देखा अपनी लाइफ में? मैं इतने बड़े काम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कभी किसी को चीट किया हो, बहुत ही बेईमान रहे हो, कभी बहुत ही भयंकर झूठ बोला हो, कुछ ऐसा बोला हो, आपको पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और इस इंसान को नुकसान होगा इससे, फिर भी आपने वो किया हो, और उसके बाद शायद ऐसा हुआ होगा कि उस थॉट ने आपको परेशान किया होगा। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए उस थॉट से पीछा छुटाना, वो थॉट हमें परेशान करने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि वही हमारी पनिशमेंट बन जाती है। वो आवाज़ ही हमें खाने लग जाती है, हमें परेशान करने लग जाती है, लानतें देने लग जाती है कि कैसा इंसान है तू, तेरे साथ भी एक दिन ऐसा होगा, देखना। जो इंटरनल पनिशमेंट होता है ना, उससे भागना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि रास्कोलनिकोव के साथ भी हुआ। दोस्तोवेस्की ये पूछ रहे हैं कि क्या एलिनेशन के कारण भी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान क्राइम करने में मजबूर हो जाता हो? एलिनेशन के कारण वो खुद को आइसोलेट कर लेता है, और उसके बाद उसको दुनिया कुछ अलग ही नज़र आने लग जाती है, उसको चीज़ें खराब नज़र आने लग जाती हैं, और उसके बाद वो क्राइम करने में मजबूर हो जाता है। रास्कोलनिकोव जो होता है वो भी एक कमरे में ऐसे ही बंद रहता है, अपनी छोटे से कमरे के अंदर, लाइक बहुत छोटा साइज होता है उस कमरे का। तो उस कमरे के अंदर वो खुद को आइसोलेट रखता है, फैमिली से खुद को दूर रखता है, दोस्तों से नहीं मिलता है, सबसे नज़रें चुरा रहा होता है, और उस आइसोलेशन के अंदर ही वो खुराफात आइडियाज़ जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा जो मोस्टली जो क्राइम किए हैं पास्ट में, जो साइकोपैथ्स वगैरह हो गए, या वो जितने भी आप क्रिमिनल्स देखेंगे, स्टोरी सुनेंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो मोस्टली अकेले रहते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% केसेस में ऐसा होता था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऐसे दिखेंगे जो अकेले रहते थे अपार्टमेंट के अंदर, और उनके दिमाग में ऐसे खुराफात आइडियाज चलते रहते थे, और उसके बाद उनको अंजाम दे देते थे। जेफरी डैमर इसका एक एग्जांपल है। जेफरी डैमर फैमिली से दूर था, अलग था। अगर आपको नहीं पता जेफरी डैमर कौन है तो आप पढ़ सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी है इसके बारे में। अकेला रहता था, अब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद उसने जो किया वो बस एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है। तो क्या आइसोलेशन भी एक कारण बन सकता है क्राइम करने का? ये दोस्तोवेस्की पूछ रहे हैं। मेरे ऐसी वीडियोस बनाने का पर्पस बेसिकली ये होता है कि जिन किताबों को मैंने पढ़ा हुआ है और जो मुझे पसंद आई है, उनके लिए मैं ना एक इंटरेस्ट क्रिएट कर पाऊँ आपके दिमाग के अंदर कि आप भी वो किताब पढ़ें। जब मैं उनकी थीम्स वगैरह बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। सिर्फ एक स्टोरी नहीं है ये सारी चीज़ें, कि सिर्फ एक स्टोरी चल रही है एक इंसान की, उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को अनकवर करके मैं एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप एटलीस्ट एक्साइटेड हो सको कि यार इतनी मोटी किताब है, लेकिन इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने पढ़ रखी तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको किताब कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।